बीवी ने रात को चेहरा दिखाने से किया इनकार। 22 साल की आरती सबसे हसीन लड़कियों में से एक थी। मैंने जब उसे पहली बार देखा तो उस पर अपना दिल हार बैठा। जल्दी ही मैंने उससे रिश्ते के लिए कोशिशें शुरू कर दी। आरती के माँ बाप ने ज्यादा देर नहीं लगाई और हाँ कर दी, मगर आरती की कुछ शर्तें थी जो मुझे बाद में मालूम हुई। पहली शर्त तो यह थी कि शादी का फंक्शन सुबह 8 बजे होगा। मैं बाकी शर्तों के बारे में जानना भी नहीं चाहता था, लेकिन उसने ये बात कही थी कि शादी से पहले उन शर्तों को जानना जरूरी है। मगर मैं आरती के इश्क में इस कदर पागल था कि मैंने उसके किसी भी शर्त को इतना सीरियसली नहीं लिया। मैं जिससे प्यार करता था उसी लड़की से मेरी शादी हो रही थी, मुझे और क्या चाहिए था। मैं जानता था कि आरती से शादी करके मैं कभी नहीं पछताऊंगा। फरवरी के पहले संडे को मेरी शादी आरती से तय हो गई। आरती को पाने का नशा ही अलग था। मैं आने वाले दिनों का सोच सोचकर फूले नहीं समा रहा था। शादी संपन्न होने के बाद शाम के 3 बजे आरती विदा होकर मेरे घर आ गई थी। उसे देखने के लिए मेरा दिल तड़प रहा था। मैंने मुंह दिखाई में उसे कीमती तोहफा दिया था। इतने में आरती अंदर आई और कहने लगी, नई जिंदगी की शुरुआत करने से पहले मेरी शर्त सुन लो। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, अगर आपको मंजूर नहीं है तो अभी इसी वक्त मुझे तलाक दे दीजिए। आरती के मुंह से पहली रात को ही तलाक का शब्द सुनकर मेरे दिल को कुछ होने लगा। तुम औरत होकर तलाक की बात कैसे कर सकती हो, मैंने दिल में सोचा। तब आरती ने बात आगे बढ़ाई। मेरी शर्त बहुत आसान सी है, वो ये कि तुम रात को कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगे। चाहे तुम्हारा जितना भी दिल चाहे, मगर मैं तुम्हें रात को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। बाकी तुम्हारी हर बात मानूंगी, तुम जो कहोगे वैसा ही होगा। लेकिन एक बात मेरी मानी जाएगी कि रात को तुम कभी मेरा चेहरा नहीं देखोगे और ना ही रात के वक्त मैं किसी से मिलूंगी। अंधेरा होते ही तकरीबन रात के 9 बजे से मैं कमरे में चली जाऊंगी। तुम चाहो तो वहीं रह सकते हो, अगर चाहो तो बाहर घूम फिर सकते हो। तुम्हें यह पाबंदी भी नहीं है कि तुम मेरे साथ ही रहो। आरती ने अपनी बात पूरी की तो मैंने कहा, आरती यह कैसी अजीब सी शर्त है। अगर तुम मुझे इसकी वजह बता दोगी तो मैं तुम्हें कभी भी रात को तुम्हारा चेहरा देखने पर मजबूर नहीं करूंगा। लेकिन आरती, बिना किसी वजह के मैं तुम्हारा चांद सा मुखड़ा रात को क्यों नहीं देख सकता। मैंने रोमांटिक अंदाज में कहा। मुझे लगा कि आरती की यह अदाएं हैं, मगर वह तो सीरियस थी। वो कहने लगी, अगर तुमने रात को मेरा चेहरा देखा तो मैं सुबह तुमसे तलाक ले लूंगी। आरती की बात सुनकर मैं उदास हो गया। मेरे होशो हवास गायब हो गए। मैंने कहा, ठीक है, तुम जैसी हसीन लड़की का मिल जाना ही मेरे लिए किस्मत की बात है। तुम कहोगी तो रात क्या दिन में भी तुम्हारा चेहरा नहीं देखूंगा। खैर, ये एक जज्बाती कदम था और मुझे शादी के पहले हफ्ते में ही मालूम हो गया कि उसकी शर्त की कीमत चुकाना कितना मुश्किल है। मुझे जब भी कहीं बाहर जाना होता, रात को डिनर करना होता या दोस्तों ने मुझे खाने पर बुलाया होता, तो आरती मेरे साथ मौजूद ना होती। धीरे धीरे ये बात लोगों तक फैलने लगी कि रवि की बीवी रात को बाहर नहीं निकलती। कुछ लोगों ने तो इसे आरती की शराफत समझा, जबकि कुछ ने अजीबोगरीब किस्से गढ़ने शुरू कर दिए। लेकिन इस बात से मैं बहुत तंग आ गया था। एक हफ्ता निकल गया, आरती ने अजीब हरकत शुरू कर दी। उसने हमारे कमरे का बल्ब खराब कर दिया और उतार कर बाहर फेंक दिया। मैंने कहा, आरती ये क्या हरकत है? तो कहने लगी, ऐसा इसलिए कर रही हूँ कि कहीं रात के वक्त गलती से तुम लाइट न ऑन कर दो और मेरा चेहरा ना देख लो। आरती की बात सुनकर मेरा शक और बढ़ता जा रहा था कि आखिर उसके चेहरे में ऐसा क्या है जो रात के वक्त नहीं देख सकता। लेकिन हम दोनों में जो वादा हुआ था, मैं उस पर अटल था। उस रात मैंने देखा कि आरती बहुत बेचैन थी। वो बार बार अंदर बाहर जाती और कभी अपने मुंह पर हाथ रखकर प्रार्थना करती। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसकी बेचैनी का क्या माजरा है। उस वक्त मैंने उसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं जान गया कि आरती की बेताबी की कोई वजह जरूर है। वो हर वक्त किसी का इंतजार करती रहती है और उसकी निगाहें फोन पर लगी रहती है। जैसे ही फोन आता है तो हल्की आवाज में बात करने लगती है। हम दोनों के बीच शक जैसी कोई बात नहीं थी, इसलिए मैंने कभी उसका फोन सुनने की कोशिश नहीं की।
मगर एक दिन आरती के बात करने के बाद मैंने चुपके से उसका फोन चेक किया तो पता चला कि वो उसके मायके वालों का नंबर नहीं था, बल्कि वो किसी और से फोन पर बात करती है। आरती ने आखिरी बार जब फोन पर बात की तो मैंने एक मर्दाना आवाज सुनी थी, जिससे अंदाजा हो रहा था कि आरती किसी गैर मर्द से बात करती है। यह सब बातें जानकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी जिंदगी का चैन सुकून सब लुट गया है। बीवी सुंदर तो थी मगर उसका चाल चलन ठीक नहीं था। मैंने सोचा कि अब आरती से बात करने की बजाय मैं खुद मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करूंगा और जल्द ही आरती का चेहरा भी रात के वक्त देखूंगा ताकि मुझे समझ आ जाए कि मामला क्या है। एक दिन में जरा जल्दी आ गया तो देखा कि आरती फिर टहल रही थी। उसकी बेचैनी उसके चेहरे पर साफ देखी जा सकती थी। मुझे अंदर आता देख हैरत से बोली, आप इस वक्त? आप तो रात को 8 बजे आते हैं, आज जल्दी क्यों आ गए? उसकी हैरानी देखकर मैंने गुस्से में पूछा, क्यों तुम मेरे जाने के बाद ऐसा क्या करती हो कि मेरे आने से तुम्हें इस कदर हैरानी हो रही है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आरती ने बात संभालते हुए कहा और उसी वक्त दरवाजे पर बेल बजी। मैंने शक की नजरों से आरती की तरफ देखा तो आरती का रंग जैसे नीला पड़ गया। मैंने दरवाजा खोला तो सामने एक आदमी खड़ा था जो पुलिस की वर्दी में था। उस वक्त मेरे सामने कोई और होता तो शायद मैं शक करता, मगर इंस्पेक्टर दीपक को अपने सामने देखकर मेरा सारा गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। इंस्पेक्टर दीपक मेरा दोस्त था, हम दोनों एक दूसरे को काफी समय से जानते थे और मेरी उससे बातचीत भी होती रहती थी, मगर काफी समय से मुलाकात नहीं हुई थी। यूँ कहिए कि 2 साल से हम दोनों नहीं मिले थे। मैं जानता तो था कि हमारे ही इलाके में इंस्पेक्टर दीपक है, मगर मैं अपने काम की वजह से उससे मुलाकात नहीं कर पाता था। यूँ अचानक दीपक को सामने देखकर मुझे हैरत हुई, मगर उसने ज्यादा हैरत का इजहार नहीं किया, फौरन ही मेरे गले लग गया और बोला, कहाँ थे तुम यार? इतने अरसे से मुलाकात नहीं हुई है। इंस्पेक्टर का अंदाज तो बिल्कुल ही नॉर्मल था। मैं उसे अंदर ड्राइंग रूम में ले आया, मगर मैं हैरान था कि मैंने कभी इंस्पेक्टर को अपने घर नहीं लाया, तो फिर उसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ रहता हूँ। बातों ही बातों में मैंने दीपक से पूछ लिया तो वो कहने लगा, यार यह भी कोई बात है, हम पुलिस वालों का अपने इलाके के हर बंदे का पता होता है। दीपक की बात सुनकर भी मुझे तसल्ली नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने आरती को दीपक का इंतजार करते पाया था। मैं जानता था कि जिस बेचैनी से आरती टहल रही थी, यकीनन वो किसी का इंतजार कर रही थी। इत्तेफाक से वो आदमी दीपक निकला तो उसने मुझसे मिलने का बहाना बना लिया। अब बात मेरी समझ में कुछ कुछ आ गई थी, मगर मैं जानना चाहता था कि आखिर दीपक और आरती के बीच चल क्या रहा है। इसलिए मैंने आरती पर ज्यादा शक करना छोड़ दिया। मेरे दिल में जो भी बात होती मैं अपने दिल में ही रखता, आरती पर किसी भी किस्म के शक का इजहार ना करता। एक दिन मैंने सोचा कि अगर मेरी पत्नी आरती मुझे धोखा दे रही है तो मैं भी उसके साथ वही करूंगा। मैं दिल ही दिल में दूसरी शादी की तैयारी करने लगा, लेकिन पहले मुझे रात में आरती का चेहरा देखना था। मैं जानना चाहता था कि आरती रात के वक्त मुझसे अपना चेहरा क्यों छुपाती है। उसके बाद दीपक वाली गुत्थी भी सुलझ जाती, लेकिन पहले उसके चेहरे को बेनकाब करना जरूरी था। क्योंकि रात के वक्त कमरे का बल्ब बंद होता था तो मैंने अपने पास एक छोटी सी टॉर्च रख ली। आरती मेरे पास आई तो मैंने उसका बाजू पकड़ा ताकि वह ऐन वक्त पर भागने ना पाए, और फिर अपनी जेब से टॉर्च निकालकर रोशनी उसके चेहरे की तरफ मारा तो मेरी चीखें निकल गई। मारे हैरत के मेरे मुंह से आवाज न निकल पा रही थी। आरती, यह तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया? आखिर मुझसे इतनी बड़ी बात तुमने क्यों छुपाई? मैं तो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता था, तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत थी? मैंने नफरत से आरती की तरफ देखते हुए सवालों की झड़ी लगा डाली। उसके चेहरे की रौनक एकदम बदल गई थी। मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, भगवान के लिए मेरी बात सुन लीजिए। आपको मुझ पर जो भी शक है मैं वह सब दूर कर दूंगी। आपका दोस्त दीपक, मैं जानती हूँ उसे, मैं आपको सब बताती हूँ, आप बैठे तो सही। आरती रोते रोते मेरे पाँव पकड़कर बैठ गई। वो इस कदर मिन्नतें कर रही थी, मैं चाह कर भी उसे दुत्कार नहीं सका। बताओ आरती, यह क्या बात है?
क्यों तुमने ऐसा किया? दीपक से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? मैं अब बड़े आराम से उससे कह रहा था, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि अगर यह औरत मुझसे धोखा करेगी तो मैं भी दूसरी शादी कर लूंगा। उसे वो दुख दूंगा कि सारी जिंदगी भूल नहीं पाएगी। तब आरती कहने लगी, आप तो जानते हैं हमारा घराना किस कदर मॉडर्न है। मैंने भी जब होश संभाला तो अपनी मम्मी पापा को अपने से दूर ही पाया। वो मुझे नौकरानियों के रहमो करम पर छोड़कर खुद अपने नौकरियां और कामों पर निकल जाते थे। मैं जब मम्मी से कोई बात करती तो वो मुझे पैसे की गड्डी थमा देती या फिर शॉपिंग करवाने ले जाती। मुझे तो ममता की जरूरत थी, मैं उनके प्यार की प्यासी थी। लेकिन माँ ने कभी मेरी तरफ मुड़कर नहीं देखा। माँ के दिए पैसे ने मेरे अंदर मायूसी पैदा कर दी। पहले तो मैं अपने नौकर और नौकरानियों से दोस्ती करती, मगर फिर जब ये एहसास हुआ कि वो तो सिर्फ मेरे पैसों की अहमियत को समझते हैं, मेरे जज्बात की कदर नहीं करते, तो मैंने नौकर और नौकरानियों से बातचीत करना भी छोड़ दिया। अब मैं बहुत मायूसी में जी रही थी। मेरी माँ ने मुझे कभी भी अपने ऑफिस आने की इजाजत नहीं दी थी। हमेशा यही कहती थी कि मेरे ऑफिस आने से पहले मुझे बता देना, क्योंकि मेरे 1000 काम होते हैं, मैं तुमसे बात ना कर पाऊंगी। पापा भी अपने काम में बिजी रहते थे, मगर उस वक्त मेरा दिल बहुत मजबूर था। मैं उदास थी, सोचा अगर मम्मी को फोन करूंगी तो देर हो जाएगी। मैंने गाड़ी निकाली और मम्मी के ऑफिस चली गई। मगर मैं जैसे ही ऑफिस के दरवाजे से अंदर घुसी, अंदर का मंजर देखकर मेरा दिल बुझ गया। मैं अपनी मम्मी के बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकती थी, मगर मेरी मम्मी इस कदर मॉडर्न हो चुकी थी कि वो अपने बॉस की गोद में इस बेशर्मी से बैठी थी जैसे सब कुछ नॉर्मल है। इसी एक लम्हे ने मेरे अंदर बगावत पैदा कर दी। मुझे ऐसी औरतों से सख्त नफरत महसूस हुई जो लोगों को भलाई के पाठ पढ़ाती है, और खुद उनका किरदार किस कदर भयानक होता है यह कोई सोच भी नहीं सकता। माँ से नफरत हुई तो मेरी शख्सियत ही बदल गई। अब मैं नाइट क्लब में भी जाने लगी और देर रात तक घर से बाहर रहती। मम्मी पापा को कोई खबर ना थी कि उनकी बेटी क्या कर रही है, और मैं इन सब चीजों में बिल्कुल डूब चुकी थी। एक रात मैंने इस कदर नशा कर रखा था कि ऐसे वक्त में लड़कियां अपनी इज्जत खो बैठती हैं, मगर मैं उस मामले में खुशकिस्मत थी। सुबह जब मेरी आंख खुली, धड़कते दिल के साथ अपने पहलू में देखा तो बिस्तर पर कोई भी नहीं था। मैं एक अकेले कमरे में लेटी हुई थी। कमरे की सजावट से अंदाजा हो रहा था कि किसी शरीफ इंसान का रिहायशी कमरा है। और फिर जब वो लड़का मेरे सामने आया था, वाकई मेरा ख्याल सच साबित हुआ। उसके चेहरे पर दाढ़ी थी। मुझे देखकर उसने नजरें नीचे कर ली और कहने लगा, कल रात मैं अपने एक मजबूरी की वजह से नाइट क्लब गया था। वहाँ पर मुझे कुछ काम था। वहाँ मैंने आपको बेहोश पाया तो आपका ख्याल करते हुए अपने घर ले आया। उम्मीद है कि आप ठीक होंगी। चले, मैं आपको आपके घर छोड़ आता हूँ। नौजवान पर मुझे सख्त गुस्सा आया। फिर उसका हुलिया ऐसा था कि मुझे उससे और भी नफरत महसूस होने लगी। उस दिन तो वह मुझे घर छोड़कर चला गया। मुझे उससे बिल्कुल भी हमदर्दी ना थी, ना ही मैंने उसका शुक्रिया अदा किया। मेरी माँ ने मुझे हमेशा दाढ़ी वालों से नफरत करना ही सिखाया था, शायद इसीलिए मैं उससे नफरत कर रही थी। मगर अगले दिन उस आदमी ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। वो बार बार मेरे पीछे आता और कहता, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरी सहेलियों ने जब ये बात देखी तो वो बोली कि तुम उससे अपनी जान क्यों नहीं छुड़ा लेती। यह तो हर वक्त तुम्हारे पीछे आता है, तुम्हें तंग करता है। अगर ऐसा ही रहा तो बाकी लड़के तुमसे डरना शुरू हो जाएंगे। तुम उसका हुलिया तो देखो कितना खतरनाक लगता है। अपनी सहेलियों की बात सुनकर मैंने उस लड़के को सबक सिखाने का सोचा। लड़के का नाम शाहिद था। एक दिन उसने मुझसे बात करने की कोशिश की तो मैंने कहा, शाम को बहादुरी का नमूना दिखाना है और मेरी सहेलियों के सामने खुद को साबित करना, तब हो सकता है कि तुम्हारा काम बन जाए। मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश हुआ। अगली रात जब मैं नाइट क्लब से निकल रही थी तो वह मुझे मेरे सामने ही दिखाई दिया। अकीदत से झुकी हुई नजरें, वह मेरे मोहब्बत में वहां आया था। मैंने पुलिस को बता रखा था कि एक आदमी रोजाना मुझे परेशान करता है। मैंने उसी वक्त कॉल मिलाया और पुलिस 2 मिनट के फासले से चलकर हमारे पास आ गई। उन्होंने लड़के को हथकड़ियां लगाई और पुलिस की गाड़ी में बैठा कर ले गई।
मैं अपनी सहेलियों के साथ खिलखिलाकर हंसने लगी। मुझे अंदाजा नहीं था कि वो इस कदर बेवकूफ निकलेगा। बहरहाल उसको थाने पहुंचाकर मेरे दिल को सुकून पहुंचा, मगर फिर अगले दिन सहेलियों के भड़काने पर उसकी हालत मालूम करने मैं थाने चली गई। लेकिन थाने पहुंचकर जैसे मेरा कलेजा ही कट गया। पुलिस वालों ने मार मार कर उसका हुलिया खराब कर दिया था। उसका चेहरा बहुत बुरा लग रहा था। चेहरे पर खून के निशान थे, आंखों के पास चोट लगी हुई थी और आंखें सूजी हुई थी। उसे देखकर मुझे अफसोस हुआ। उसकी आंखों में मोटे मोटे आंसू थे। मुझे देखकर उसने आसमान की तरफ देखा और बोला, मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। अल्लाह करे तुम्हारी रातें कभी पुरसुकून ना हो। उसकी बद्दुआ ने मुझे अंदर तक हिला दिया, मगर मैंने किसी किस्म की परेशानी का इजहार नहीं किया। तकरीबन सुबह के 8 बज रहे थे जब मैं अपनी सहेलियों के साथ उससे मिलने गई थी। हम लोगों की आदत थी कि हम लोग सारी सारी रात जागते और दिन में नाश्ता करके सोते थे। लेकिन उस दिन जब मैं शाम को सोकर उठी तो मुझे अपने चेहरे पर जलन महसूस हुई। मुझे लगा कि शायद गर्मी की वजह से ऐसा हो रहा होगा, मगर यह जलन बढ़ती ही गई। यहाँ तक कि रात 8 बजे मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा तो दानों से भरा अपना सूरत देखकर चीख निकल गई। मुझे अपना चेहरा देखकर रोना आ रहा था। मैं उसी वक्त अस्पताल गई और डॉक्टर से दवा लेकर आई। डॉक्टर ने मुझे एक दवाई दी जिसे लगाने के बाद मुझे कुछ आराम महसूस हुआ और सुबह होते ही मेरे सारे दाने खत्म हो गए। मैंने भगवान का शुक्र अदा किया। लेकिन अगली रात फिर वैसा ही हुआ। शाम के वक्त मेरे चेहरे पर ऐसे दाने निकलते कि मेरा बात करना मुश्किल हो गया। मैंने डॉक्टर से जाकर अच्छी खासी बहस की थी कि उसने मुझे गलत दवा दी है, मगर फिर 2-3 डॉक्टर को बदल कर देखा। उसके बाद मुझे मालूम हो गया कि मेरी यह बीमारी इतनी आसानी से मेरी जान नहीं छोड़ेगी। उसके बाद मैंने क्या क्या नहीं किया, मगर यह दाने खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे उस लड़के की बद्दुआ लग गई थी। भगवान जाने अब वो किस हाल में होगा। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे एक बार मिले और मैं उससे माफी मांग लूं। आरती की बात सुनकर मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। आरती इस कदर तेज लड़की होगी, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था। अपनी बीवी की जुबानी उसकी कहानी सुनकर मेरा दिल बुझ गया। रही बात दीपक की तो उसने मुझे बताया कि वह दीपक से शाहिद के बारे में मालूमात लेती रहती है, मगर शाहिद कहाँ गया यह कोई नहीं जानता था। दीपक के यकीन दिलाने पर मैं आरती की बात मान गया था, मगर मैं उस पर पहले की तरह कभी एतबार नहीं कर पाया। दिल चाहता है कि दूसरी शादी करूं, मगर फिर आरती की हालत देखकर सोचता हूं कि उस सब में उसका क्या कसूर है। जो होना था वह तो हो गया। मेरे ख्याल में आरती को उसकी बीते हुए कल की सजा मिल गई है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या मैं सही सोच रहा हूं या गलत, या मुझे कोई और फैसला लेना चाहिए था?